नमस्कार, मैं हूं स्वीटी दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। परिवारवाद जिंदाबाद। जी हां, बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने पार्टी मीटिंग में अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। आकाश आनंद अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर अन्य राज्यों में बहुजन समाज पार्टी के कामकाज की देखरेख करेंगे। तो सवाल ये है कि परिवारवाद की बिना पर बीएसपी भी चलने लगी है। ये परिवारवाद राजनीति में कितना सही है, कितना गलत है, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले सुनिए किसने क्या कहा है। जो सवाल कर रहे हो, शादी नहीं हुई आपकी? अरे बस ठीक बात है, ये भी परिवार वाले। एक मिनट जाओ भाई। देखो, मैं तो ये कहूंगा, परिवार वालों को सवाल परिवार वालों से नहीं पूछने चाहिए। उत्तराधिकार परिवार में होता है, राजनीतिक दल में नहीं। राजनीतिक दल जनता से बनते हैं, कार्यकर्ताओं से बनते हैं। पार्टी का अध्यक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुना जाता है, किसी उत्तराधिकार से नहीं। ये राजवंशों में होता था, मुगलिया सल्तनत में होता था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी, जो मान्यवर कांसीराम जी ने एक मिशन के रूप में शुरू की थी, वो कमीशन में बदली और अब पूरी तरह से परिवारवाद में डूब गई है। और यही कारण है कि आज बहुजन समाज पार्टी की हालत लगातार खस्ता हुई है। पार्टी के संस्थापक सदस्य एक एक करके पार्टी छोड़ करके चले गए और आज बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से उत्तराधिकार तय करने का काम किया है, स्पष्ट है कि बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से समाप्त होने वाली है। परिवारवाद की हो रही है तो आपको बता दे रही कि कौन है आकाश। मायावती के भाई आनंद कुमार के बेटे हैं आकाश आनंद, जिनको नया उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। बता दें, लंदन से एमबीए की इन्होंने पढ़ाई की है। लंदन से पढ़ाई करके आए थे और इसके बाद से तकरीबन 2 से 3 साल का इनके पास अनुभव है और उनको उत्तराधिकारी मायावती ने बना दिया है। 2017 में राजनीति में एंट्री ली थी और ऐसे में इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि अच्छा खासा अनुभव बीएसपी के कई नेता रख रहे हैं, उनको क्यों नहीं उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। आखिर आकाश आनंद क्यों 2019 लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारक बने थे। और इतना ही नहीं, बता दें आपको कि 24 साल की उम्र में बने हैं बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, मतलब उत्तराधिकारी। और ऐसे में 2022 हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के सूची में दूसरे स्थान पर इनका नाम था और ये बीएसपी का सोशल मीडिया भी लगातार संभाल रहे थे। वहां से भी प्रचार प्रसार इनके द्वारा किया जा रहा था। 2024 लोकसभा चुनाव में बीएसपी के लिए क्या ये कमाल कर पाएंगे, ये सवाल लगातार उठ रहा है। तो इसी पे चर्चा करेंगे कि परिवारवाद कितना सही है, कितना गलत है और कौन कौन सी पार्टी इसको बढ़ावा दे रही है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया बीजेपी नेता है, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। रतन तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता है। अंकुर सक्सेना प्रवक्ता आरएलटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश राजनीतिक विश्लेषक कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले रतन तिवारी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। क्या समझे, ये परिवारवाद ही राजनीति में अहम होता है या जनता का मुद्दा, जनता के लिए कार्य करने वाले नेता ही अहम होते हैं? देखो स्वीटी जी, सबसे पहले मैं आपका नमस्कार करता हूं। अगर आकाश आनंद जी को बसपा ने अपना कोऑर्डिनेटर बनाया है तो उनकी पार्टी का अपना मामला है, उनकी पार्टी का नहीं। मैंने पार्टी के मामले से आपसे जानकारी नहीं ली, मैंने परिवारवाद पे बोला है। मैं बता रहा हूँ, आपको पूरा क्लियर करता हूँ। देखिए, अब आप उसको कोऑर्डिनेटर बनाने से आप उत्तराधिकारी जोड़ लेंगे, परिवारवाद जोड़ लेंगे, वो अपना विषय है। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी का अगर पूरा पेज उठा के देखेंगे, उनकी पूरी किताब उठा के देखेंगे, तो मैं नीचे से लेके ऊपर तक पूरी परिवारवाद को उंगलियों पे गिना सकता हूँ कि किनके पुत्र विधायक हैं, किसके बेटे सांसद है, किसके पिता केंद्रीय मंत्री हैं, किसकी पत्नी क्या है। पूरा परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में भरा हुआ है, लेकिन वहां की वकालत कोई नहीं करता है। अभी हमारे एक तीन नाम गिनवा दीजिए परिवारवाद का भारतीय जनता पार्टी में, अंकुर जी। वसुंधरा राजे, मैं गिनवा देता हूँ। हाँ। वसुंधरा राजे के पुत्र, हाँ, नाम गलत चल रहा है, नाम सही करवा लीजिए। हाँ, मैं गिना देता हूँ। हाँ। राजनाथ सिंह के पुत्र विधायक हैं। आपके महाराष्ट्र में देख लीजिए, गोपीनाथ मुंडे की पुत्री सांसद हैं, प्रमोद महाजन की पुत्री सांसद हैं। तो आपने 3 नाम बताया, मैंने 4 नाम गिना दिया। मैं उंगलियों पे सैकड़ों नाम गिनवा सकता हूँ। देखिए, अब मैं बात करता हूँ भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अभी आपके चैनल पे ज्ञान बांट रहे थे, वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ सिस्टम चलता है,
लेकिन मैं उनको बताता हूँ हमारे यहाँ सिस्टम चलता है। हमारे यहाँ 9,000 पीसीसी डेलीगेट ने वोट करके मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह और मोदी जी बंद कमरे में बैठ के जेपी नड्डा को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देती है। तो बताइए ना, ये सिस्टम कहाँ संवैधानिक है? तो अच्छा, जेपी नड्डा मोदी जी के रिश्तेदार है या अमित शाह के रिश्तेदार है ना? बिल्कुल हो सकता है। अगर मोदी जी का परिवार होता तो शायद वो अपने बच्चे को प्रधानमंत्री का, लेकिन जेपी नड्डा का तो परिवार है ना। जेपी नड्डा का परिवार है ना। अभी अनुराग ठाकुर जी के पिता क्या थे? प्रेम धूमल जी हिमाचल में मुख्यमंत्री थे। तो आप जिसका नाम लेंगे कहीं ना कहीं परिवारवाद है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो थे देवेंद्र फडणवीस जी, उनके पिताजी क्या थे? तो पूरा सिस्टम है। और आप अगर सिस्टम की बात करेंगे तो आप कांग्रेस पार्टी को पाएंगे। कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पद्धति से चलती है, लोकतांत्रिक प्रणाली को मानती है, लोकतंत्र पे विश्वास। कांग्रेस में कहीं भी परिवारवाद नहीं है रतन जी। मैं आपको बता रहा हूँ ना। देखो, राहुल जी की आप बात करेंगे तो राहुल जी लगातार 4 बार जनता के बीच में चुनाव लड़के लोकसभा पहुंचे हैं। सोनिया गांधी लगातार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची है। ये कौन सा परिवारवाद है? देखिए, आप परिवारवाद का आरोप लगाते थे, हमने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि भले से अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, लेकिन कमान राहुल गांधी के हाथ में भी है। देखिए, मैं वही तो कहता हूँ कि अगर जेपी नड्डा जी को आप नहीं पूछते हैं तो उनकी बात अलग है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कौन नहीं पूछता है? मैं बोलता हूँ ना, देखिए ना, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ेंगे तो उनसे भी आपके सवाल लिए जाएंगे। आप काहे इतनी चिंता करें? ठीक है, हमारे साथ अंकुर सक्सेना जी भी जुड़े हुए हैं। अंकुर जी, परिवारवाद को लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि आरएलजी का भी इतिहास कुछ खास नहीं रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर परिवारवाद पे जाते हैं या लोकतांत्रिक व्यवस्था पे जाते हैं, ये देखना आपकी चश्मे पे निर्भर करता है कि आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। अच्छा, जहां तक अगर आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने गए जनप्रतिनिधियों को परिवारवाद की श्रेणी में रख रहे हैं तो निसंदेह आपको अपने मापदंड परिवर्तित करने होंगे। कैसे मापदंड परिवर्तित करने पड़ रहे हैं? सुनिए अंकुर जी, मैं सुनिए मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन पुट अप कीजिए। जहां तक बहुजन समाजवादी पार्टी के संबंध में आप प्रश्न पूछ रही हैं, तो निश्चित रूप से वहां पे किसी लोकतांत्रिक प्रणाली का कभी प्रादुर्भाव हुआ ही नहीं था। बहुजन समाजवादी पार्टी तो काडर बेस्ड प्रणाली थी, जहां पर एक समय माननीय कांसीराम जी, और कांसीराम जी के बाद से जब से मायावती जी बहन जी का उद्भव हुआ, तब से निरंतर मायावती जी का वन मैन शो चल रहा था। तो ऐसी स्थिति में बहुजन समाजवादी पार्टी में मायावती जी ने जो किया है उसकी पूर्व प्रत्याशा थी, क्योंकि जब आकाश को नेशनल कोऑर्डिनेटर इनने बनाया था स्टार्टिंग में, उसी समय इस बात का अनुमान लग गया था कि बहुजन समाजवादी पार्टी किस दिशा में जा रही है। जहां तक राष्ट्रीय लोक दल की आप बात कर रहे हैं और आप परिवारवाद के लिए संबंध में बात कह रहे हैं, तो हमारे यहाँ परिवारवाद का नहीं है। हमारे यहाँ पार्टी जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था पे, अभी हाल ही में हमारे यहाँ चुनाव हुआ था जिसमें लोकतांत्रिक तरीके से हमारे यहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर हम लोगों ने सुशोभित किया था, और उस सब में हमारे यहाँ के जितने भी पार्टी के जिलाध्यक्ष थे उन सब ने बाकायदा वोट दिया था और उसके लिए बाकायदा प्रस्तावक बने थे। वो जब किसी लोकतांत्रिक पार्टी में अगर 2 लोग इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं है और एक व्यक्ति सर्वमान्य नेता के तौर पे सर्व स्वीकार्य है, तो उसमें परिवारवाद की बात बीएसपी में ऐसे कोई भी नेता नहीं था जिसको नेशनल कोऑर्डिनेटर घोषित किया जाना था। वो उसी विषय पे तो मैं आपसे बात कह रहा हूँ ना, कि आपके सवाल का तो मैं पूर्ववत जवाब दे चुका हूँ कि बहुजन समाजवादी पार्टी तो काडर बेस्ड है, जहाँ पे बहन जी के बाद किसी नेता को उन्होंने प्रादुर्भाव ही नहीं होने दिया, और उनने तो पहले ही ये इंगित कर दिया था जब नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश को बनाया था कि हमारी पार्टी के अगले नेता होंगे, तो वो तो बेस पहले ही तैयार कर चुके थे। अब सवाल है भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी में आपने अगर नाम पूछ रहे हैं तो आज की डेट में कल्याण सिंह जी का पूरा, कल्याण सिंह जी जिस समय माननीय राज्यपाल हुआ करते थे उस समय उनके बेटे मंत्री हो गए थे, उनके एक बेटे सांसद हो गए थे, उनका पोता था। राजनीति में ये पूरी चेन चल रही है। लालजी टंडन के परिवार को आप देख लीजिए, लालजी टंडन हुआ करते थे, आशुतोष टंडन हुआ करते थे, अब तो वो गोलोकवासी हो गए। अब उनके भाई को टिकट, ये तो बात आप टिकट सांसदीय विधायकी की कर रहे हैं ना। उत्तराधिकारी किसने बनाया है बीजेपी में? किसने किसको बीजेपी में उत्तराधिकारी बनाया है? नहीं, ये बात है कि परिवार, उन लोगों को जनता ने वोट दिया था ना, वो चुन के गए, जनता द्वारा ही वो प्रतिनिधि को भी जनता ने चुना है, पार्टी ने खुद थोड़ा चुना है उनको। हमारे जनप्रतिनिधि को भी जनता ने वोट दिया है ना। एक बात बताइए, आकाश आनंद को क्या जनता ने चुना है? तो ये बसपा के लोग स्पष्ट करेंगे। हम तो पहले ही कह रहे हैं कि उनके यहाँ तो काडर वाली चीज चल रही है,
इसमें कौन सी नई बात है? ये तो हम, अगर हम इसको कहते हैं कि तो मान रहे हैं कि बीएसपी परिवारवाद लेके आगे चल रही है, मानने की क्या आवश्यकता है? जो सामने दिख रहा है उसको मानने में क्या आवश्यकता है भाई? ये बताइए। ठीक है, चलिए बात आरएलटी के कर लेते हैं। आप बीएसपी पे चले गए, बीजेपी पे चले गए, बात आरएलटी के कर लेते हैं। जयंत चौधरी को किसने चुना है? जनता ने चुना है। जयंत चौधरी जी को अध्यक्ष, आप सवाल का जवाब सुनिए। माननीय जयंत चौधरी जी एक तरफ जनप्रतिनिधि हैं, दूसरी तरफ हमारे परिवार के गार्जियन हैं। जब हमारे यहाँ अभी लोकतांत्रिक तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ था तो उसमें जयंत चौधरी जी को सर्वमान्य नेता के तौर पे हमारे यहाँ के समस्त जिला अध्यक्षों ने वोट देकर निर्वाचित किया है। हमारे यहाँ जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें जनप्रतिनिधि के तौर पे अगर जनता चुनती है तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे जो हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष है वो बकायदा वोटिंग करके अपने नेशनल लीडर को जयंत चौधरी के विरोध में किसी और ने भी क्या चुनाव लड़ा था पार्टी अध्यक्ष का? अंकुर जी, आमंत्रित किया गया था, हमारे यहाँ आमंत्रित किया गया था, लेकिन वो सर्वमान्य नेता के तौर पे थे और बकायदा इसके लिए 3 महीने तक प्रोटोकॉल चला और माननीय राष्ट्रीय, लेकिन कोई ऐसा उम्मीदवार था नहीं लायक जो साथ में आ पाए। लायक या नालायक की बात नहीं होती है, राजनीति में होती है कि अगर कोई व्यक्ति अपने को योग्य समझता है, आप मुझसे कह दो कि मैं अपने नेता के खिलाफ इलेक्शन लड़ लूं, मेरी इच्छा ही नहीं है। तो क्या ये माना जाए आरएलडी के अंदर जयंत चौधरी से योग्य कोई भी नहीं है? अंकुर जी, सवाल ये नहीं है कि कौन योग्य है या कौन योग्य सवाल नहीं तो है। यही है, सवाल यही है, सवाल ही परिवारवाद है। ये परिवारवाद नहीं है। हाँ, तो क्या है? आप अपने हिसाब से इंटरप्रिटेट कर रही हैं। नहीं, तो आप अपने हिसाब से जवाब दीजिए। मैं आपसे प्रश्न कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से जवाब दीजिए। क्या है सवाल? आपके सवाल का जवाब दे दिया, आप उसको जवाब मान ही नहीं रही हो। आप तो एक धर्रे पे, भाई मेरा काम ही सवाल पूछना है ना अंकुर जी, तो मैं आपसे सवाल तो पूछूंगी। तो मेरा काम आपको जवाब देना है, तो मैंने आपको जवाब दिया, तो 2-2, 3-3 बार जवाब दिया कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया की तरीका से एक हमारे यहाँ चुनाव हुआ, उस चुनाव में बकायदा प्रतिक्षम की प्रमाणन की तर्ज पर हमारे यहाँ जब लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ उसमें माननीय शिवकरण सिंह जी हमारे यहाँ चुनाव पर्यवेक्षक बनाए गए थे, जो भूतपूर्व विधायक हैं। और जो चुनावी पर्यवेक्षक होता है वो भविष्य में किसी भी हमारे राजनीतिक दल में किसी भी पद पे नहीं रहता है। उनके ऑब्जर्वेशन में जब हमारे यहाँ चुनाव हुआ था तो उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी ने नामांकन बकायदा किया था और उनको बकायदा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी को चुना गया, लेकिन क्या उनके संबंध में क्या अध्यक्ष पद के लिए कोई भी वहां पे अनुभवी व्यक्ति नहीं था उनके अलावा? जब हमारे यहाँ ये बात कही गई कि जिसको इलेक्शन लड़ना हो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए वो स्वतंत्र है अपना नामांकन करने को, तो अगर किसी व्यक्ति ने नहीं किया है तो क्या हम किसी को जबरदस्ती खड़ा कर देंगे? अब क्या बसपा में इस प्रक्रिया का पालन हुआ? क्या आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं? जब हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ वहां इस प्रक्रिया का पालन हुआ? हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपके प्रश्न भी उनसे लेंगे। हम डंके की चोट पे कह रहे हैं हमारे यहाँ जिला अध्यक्षों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया है और बकायदा उसके लिए वोट दिया। क्या भारतीय जनता पार्टी में इस पद्धति का पालन हुआ? कदापि नहीं हुआ है। इसी तरीके से बसपा में इसका पालन हुआ? कदापि नहीं हुआ है। ठीक है, धनोज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनोज जी, ये परिवारवाद क्या लगता है अब तमाम राजनीतिक पार्टियों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? हाले सबब पूछो न सबके सामने, हाले सबब पूछो न सबके सामने, अब खबर पर कोई पर्दा न रहा। देखिए 2017 में जब बहुजन समाज पार्टी की सर्वे सर्वा कुमारी बहन मायावती आकाश आनंद को लाया, राजनीति में उनकी एंट्री हुई, सभी कयास लगने लगे थे जो कैडेट वर्ग के लोग हैं, क्योंकि वहाँ वाम सेव है बहुजन समाज पार्टी में, और वहाँ सबको मालूम है कि ये पार्टी का निर्माण कैसे हुआ। मान्यवर कांशीराम जी ने इस पार्टी का निर्माण किया और फिर मायावती जी आई। अब मायावती जो है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को छोड़कर, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि मैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का कमान मेरे पास रहेगा, अब बाकी के लिए उत्तराधिकारी, यह समझना पड़ेगा आपको। उन्होंने ये नहीं कहा कि अब मैं रिटायर हो गया और आप संभालो, उसने यह कहा है कि मैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड संभालूंगी मैं ही, बाकी आपको देखना है। और जो आपका सवाल है परिवारवाद, अगर हम इस चीज को लेकर चलेंगे तो देखिए आज हालात कुछ और है। राजनीति में जब प्रधानमंत्री भी चुना जाता है तो एकदम से नाम आ जाता है कि फलाना आदमी हमारे दल का प्रधानमंत्री उम्मीदवार होगा। तो इन चीजों पर हम जाएंगे तो बहुत विस्तार से होगा।
क्योंकि वो उनकी बहन कुमारी मायावती का भतीजा है, भाई का बेटा है, आनंद कुमार का बेटा है, पढ़ा लिखा, MBA कर रखा, विदेश से पढ़ा लिखा है, अभी ज्यादा उम्र भी नहीं हुई है, ये 23-24 साल में उसकी एंट्री हुई थी पॉलिटिक्स में। और अभी क्या हुआ होगा उसका, 17 में आप जोड़ लीजिए 8 साल, 32-33 के आसपास का लड़का है। तो कहने का मतलब है कि अनुभव तो उसको है, बहन कुमारी मायावती जी से अनुभव लिया है। और जो जितने भी दलित है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो अक्सर उत्तर प्रदेश में एक बात को कहती है कि सबसे आवाज बुलंद आवाज दलितों का अगर कोई है तो वो बाबा अंबेडकर साहब हैं, मायावर कांसीराम जी है और बहन कुमारी मायावती है। अब जो है आवाज बनने जा रहा आकाश आनंद। अभी जैसे आप अंकुर सक्सेना जी से पूछ रहे थे, अंकुर सक्सेना जी शायद आपको जवाब नहीं दे पाया, लेकिन आप जानते स्वीटी में विभाग बोलता हूं कि कोई भी माँ बाप चाहता कि उनका बेटा ही गद्दी पर बैठे, चाहे वो व्यापारी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे इवन बिहार का गुंडा हो, यूपी का गुंडा हो, मध्य प्रदेश का गुंडा हो, वो भी चाहता कि मेरा संतुलन हमारा बेटा संभाले। लेकिन परिवारवाद है क्या कि पार्टी का अध्यक्ष बनना, किसी भी पार्टी का, क्योंकि जो भाजपा आरोप लगाती है कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता बनते हैं अध्यक्ष, लेकिन और पार्टी में, कांग्रेस में परिवार जो गांधी परिवार बनते हैं, RLD में चौधरी परिवार बनते हैं, सपा में यादव परिवार बनते, मतलब और अब इसमें बन गई है। तो परिवारवाद अलग है कि आप खुलकर बोलिए कि जी हाँ कि मेरे यहाँ परिवारवाद है, वो तो कोई कांग्रेस आरोप के यहाँ नहीं है। परिवारवाद है, ये कांग्रेस खुल के नहीं बोल रही है। तो इसीलिए तो ये हाल है कांग्रेस का। खुल के बोलेगा तो हाल क्यों रहेगा? आप ताल ठोक के बोलिए ना, क्या रतन मेरा जी। बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, रतन जी, मेरा भतीजा प्रधानमंत्री बनेगा। आज मायावती को तो मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने खुल के कहा पूरे तिवारी जी मुस्कुरा भारत रहे हैं, के, यानी कि वो अपना हाल जान गए हैं क्या? सुने, पूरे भारत के नेताओं को बुलाया, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को लखनऊ, और उस बीच में घोषणा किया है। मायावती चोरी छुपे नहीं घोषणा किया, पूरे भारत के समाजवादी या कांग्रेस को नहीं कहा, बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेताओं को बुलाया, कार्यकर्ताओं को बुलाया और उन्होंने हवाला दिया अपने उम्र का, अपने स्वास्थ्य का, और बोला यह पढ़ा लिखा मेरा भतीजा पार्टी को संभालेगा। ठीक है तिवारी जी, आपने धनोज जी को सुना होगा, वो कह रहे हैं कि परिवारवाद कांग्रेस में ही सबसे ज्यादा है, इसलिए ये हश्र है। मैं बताता हूँ, देखिए वो सनोज जी अच्छे जानकार हो सकते हैं, मैं उन्हें इग्नोर नहीं करूंगा, लेकिन स्वीटी जी आप बताइए ना कि देखिए सोनिया गांधी जी हमारी पार्टी की अध्यक्ष थी, तो हमारे यहाँ पे कार्यकर्ताओं ने उनको अपना अध्यक्ष चुना था। और सोनिया गांधी लगातार कह रही थी कि जब चुनाव हुआ, जो 2002 में हुआ, जब भी चुनाव हुआ, चुनाव में कोई भी कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए नहीं आता था। एक बार जतिन प्रसाद के पिताजी जितेंद्र प्रसाद जी चुनाव लड़े थे, वो हार गए थे। उसके बाद आप लगातार सोनिया जी रही, राहुल जी रहे। उसके बाद इस बार भी चुनाव जब हो रहा था तो गांधी परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव लड़ने से साफ मना कर दिया। कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि गांधी परिवार का सदस्य चुनाव लड़े, अध्यक्ष बने, लेकिन गांधी परिवार अपने आप को पीछे किया। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन भरते हैं। सतीश थरूर मल्लिकार्जुन खड़गे तो अभी अध्यक्ष बने हैं ना, उससे पहले की चर्चा कीजिए। मैं उसकी बात कर रहा हूँ स्वीटी जी कि उसके पहले भी कोई भी अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी नहीं ठोकता था। एक बार 2002 में सनोज जी को पता होगा, उत्तर प्रदेश भाजपा के जो अभी कैबिनेट मंत्री हैं जतिन प्रसाद, उनके पिताजी जितेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन भरे थे, वो चुनाव हार गए थे और सोनिया गांधी जी अध्यक्ष पद का चुनाव जीत गई थी। तो हमारे यहाँ एक सिस्टम है और लगातार कोई भी सब अपने मन से उनको अपना अध्यक्ष चुनते चले आए। तो इस बार पार्टी ने डिसाइड किया कि इस बार चुनाव होगा और मजबूती से चुनाव होगा। 9000 PCC डेलीगेट बनाए गए और सभी लोगों ने एक सूत्र में मल्लिकार्जुन खड़गे जी को वोट किया। सतीश थरूर भी चुनाव लड़ रहे थे, उनको कम वोट मिला, वो चुनाव हार ठीक है गए। तिवारी जी, कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता है, बहुत स्वागत है भदौरिया जी आपका। ये बताइए कि परिवारवाद को लेकर बीजेपी क्या कर रही है, क्योंकि आरोप तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि परिवारवाद से अछूती बीजेपी भी नहीं है। देखिए स्वीटी जी, परिवारवाद उसको कहते हैं। एक मिनट रत्न जी, हाँ भदौरिया जी बात रखिए। मेरी आवाज आ रही है जी? स्वीटी जी, परिवारवाद उसको कहते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी
एक ही परिवार की हाथ में कमान बनी रहे, यानी कि अध्यक्ष वो ही बनेगा। इसको परिवारवाद नहीं कहते कि अगर बाप राजनीति में पद कुछ ही मंत्री है या विधायक है, अगर उसका लड़का कार्यकर्ता बन के और फिर वहां तक पहुंचता है तो वो एक कोई भी जा सकता है। परिवारवाद ये होता है कि हम कुछ भी नहीं है और डायरेक्ट हमें अध्यक्ष बना दिया जाए, प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो यहाँ पर परिवारवाद कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में आप देख लिए कि आज जब से पार्टी खड़ी हुई है तब से लेके अभी तक जो अध्यक्ष रहा होगा उसके हटने के बाद उसका कोई रिश्तेदार अध्यक्ष नहीं बना होगा, और ना ही वो कह सकता है कि मेरे बाद मेरा कोई अपना रिश्तेदार या मेरा बेटा अध्यक्ष बनेगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई परिवारवाद नहीं है। हाँ, राजनाथ सिंह जी है, उनका लड़का भी विधायक है, तो ये राजनाथ सिंह अपनी जगह है, वो अपनी मेहनत करके चुनाव लड़के और आए जीत के, डायरेक्ट नहीं उनको थाली में परोस के दे दिया कि आप लो। अगर वो चुनाव पर आपके आने से पहले भदौरिया जी, रतन जी कह रहे थे सबसे ज्यादा परिवारवाद बीजेपी में ही है। वो कह रहे हैं गिनवाते गिनवाते हम थक जाएंगे। हाँ, सुने मेरी तरह पहले पूरी बात सुन ले। परिवारवाद कहाँ से शुरू होता है? जब नेहरू जी पहले का ना प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद उन्होंने अपनी कमान किसको दी? इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी ने अपनी कमान, इंदिरा गांधी के खत्म होने के बाद किसके पास गई? राजीव गांधी पे। और राजीव गांधी के बाद जो है ना पर अध्यक्ष किसको मिली? सोनिया गांधी को। सोनिया गांधी ने अपनी अध्यक्ष किसको दी? राहुल गांधी को। वो तो राहुल गांधी उनके सामने आज शर्म करिए, इतना झूठ बोलने की बात नहीं है। इन्हें बीच में मत बुलवाया करो, बीच में आप पूरा बीच उठा के इनके सामने रख दीजिए, अपने शो पे चलाइए। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं आपके चैनल पे। राजीव गांधी जी के पास कितने अध्यक्ष बनाए गए इनको पता है? लोगों के साथ डिबेट नहीं करता। 1998 में सोनिया जी अध्यक्ष बनी और राजीव जी की हत्या 1991 हो गई थी। ये कितना सरासर झूठ। भदौरिया जी का फोन कट गया है रतन जी, तो क्या कह रहे हैं? भदौरिया जी जो कह रहे थे वो गलत है? बिल्कुल गलत कर रहे हैं कि आप दर्शकों के सामने पूरे देश और करोड़ों दर्शक आपके चैनल पे देखते होंगे। ये बताइए ना, राजीव गांधी जी की हत्या 1991 में हुई और सोनिया गांधी जी 1998 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। उसके बीच में कितने सारे अध्यक्ष बनाए गए। सरासर भाजपा के लोग झूठ बोलते हैं, आपके चैनल पे बेनकाब हो गया, लेकिन यह नहीं बताएंगे येदियुरप्पा जो इनके मुख्यमंत्री। पर आपने सुना नहीं लगता है भदौरिया जी को ध्यान से? वो कह रहे हैं कि जो पार्टी के अध्यक्ष एक के बाद एक रहते हैं वो परिवारवाद होता है, ना कि वो परिवारवाद होता है जो कि जनता द्वारा चिन्हित करके भेजा जाता है, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो या फिर विधायकी का चुनाव हो। श्रुति जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, इनसे पूछिए ना कि विजेंद्र येदियुरप्पा कौन है। कर्नाटक में येदियुरप्पा जो इनके मुख्यमंत्री थे, उनके पुत्र को कर्नाटक बीजेपी का अध्यक्ष कैसे बना दिया जाता है? अमित शाह जी के पुत्र को बीसीसीआई का सचिव कैसे बना दिया जाता है? ये सवाल आप नहीं पूछेंगे और ये जवाब भी ये नहीं दे पाएंगे। नहीं, वो जुड़ेंगे तो मैं क्यों नहीं पूछूंगी? देखिए, मैं आपको बता दूं सुनीति जी, जो लोकसभा चुनाव जीतते हैं, विधानसभा जीतते हैं, वो तो मैं उनकी बात ही नहीं करता हूँ, लेकिन पार्टी के अंदर अगर हमारे यहाँ पे राजीव जी, इंदिरा जी और राहुल जी अगर अध्यक्ष बने हैं तो कार्यकर्ताओं ने उनको अपना अध्यक्ष चुना है। हमारे यहाँ सिस्टम से कोई किसी को थोपता नहीं है। उनकी काबिलियत थी, उनके अंदर वो क्वालिटी थी, उनके अंदर क्षमता थी, इसके लिए हमारे अध्यक्ष लगातार बने। उन्होंने पार्टी को स्टैंड किया, खड़ा किया। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे अध्यक्ष है सर्वसम्मति से। तो इनके यहाँ पे दो लोग बंद कमरे में अपने अध्यक्ष को चुन लिया करते हैं, ये अपने बारे में नहीं बताएंगे और कंट्रोल पूरा नरेंद्र मोदी साहब चलाते हैं उनको। अंकुर जी, आरएलडी का इतिहास भी परिवारवाद के लिए ही जाना जाता है और ऐसे में जब से जयंत चौधरी अध्यक्ष पद पे विराजमान हुए हैं, लगातार सवाल आरएलडी पे भी परिवारवाद के लिए उठ रहे हैं। आरएलडी का इतिहास परिवारवाद के लिए नहीं जाना जाता है। आरएलडी का इतिहास किसान, मजदूर, बेरोजगारों और मजलूमों की लड़ाई के लिए जाना जाता है और यानी कि बीजेपी का आरोप गलत है। चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के लिए जाना जाता है। यानी कि बीजेपी का आरोप गलत है। देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि अगर
आप स्वयं में कोई कमी रखते हैं तो अपनी कमी को ना बताकर आप चिल्लाने लगो फला बंदा चोर है चोर है चोर है, या दूसरे के ऊपर आरोप लगाने लगो, तो वो ऑटोमेटिक सफाई देने की मुद्रा में आ जाएगा और आपकी कमियां छुप जाएंगी। आज के सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके की प्रवृत्ति को अपना रहे हैं कि अपने यहाँ के परिवारवाद को छुपाने के लिए और आम जनमानस का जो पब्लिक से जुड़े मुद्दे हैं उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए फर्जी का कभी धर्म पे बात ले जाएंगे, कभी परिवारवाद पे बात ले जाएंगे, कभी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने लगेंगे। जनता से जुड़े मुद्दे पे उनका कोई भी ना जवाबदेही बन रही है और ना वो कोई जवाब देना चाहते हैं। तो परिवारवाद तो भारतीय जनता पार्टी की देन है, बिजबेला तो ये परिवारवाद जो है भारतीय जनता में पार्टी में फैल चुकी है। भाई आप खुद देखिए, तो कौन सी ऐसी पार्टी है जहाँ पे परिवारवाद है ही नहीं? सवाल परिवारवाद के आकलन का है। अगर आप बिना योग्यता के किसी को पद दे देते हैं, डायरेक्ट कोई बंदी आया, जैसे आकाश आनंद आए हैं, डायरेक्ट भर्ती हुए और डायरेक्ट पार्टी के सर्वोच्च पद पे पहुंच गए, वो गलत है। अब जैसे हमारे यहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी हैं, पार्टी में वो लगभग 10 साल वो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, जनता से जुड़े मुद्दे पर रहे, हर सम्मेलन में सम्मिलित हुए, हर कार्यकर्ता से मुलाकात की, इवन जब किसान आंदोलन चल रहा था रात भर वहां पे किसानों के लिए लड़ाई लड़ी है। ऐसा व्यक्ति जब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो कोई उसमें दो राय नहीं होती है कि वो जन नेता है। लेकिन जब आप डायरेक्ट भर्ती करते हो और डायरेक्ट भर्ती करके उसे पद दे देते हो, वो परिवारवाद गलत है। लोकतांत्रिक मूल्यों को मानने वाला व्यक्ति, जन नेता अगर अपनी पार्टी के सर्वोच्च पद पे आसीन होता है तो मुझे नहीं लगता कि वो परिवारवाद का उदाहरण होता है, वो तो उसकी सर्वस्वीकार्यता होती है। हम लोग आत्मिक रूप से जयंत जी से जुड़े हुए, जब बड़े चौधरी साहब का, अजीत चौधरी जी का भी देहांत हुआ था, तो उनके देहांत के बाद हमारे लोगों के लिए एक बरगद का वृक्ष थे बड़े चौधरी साहब, उनके बाद हम लोगों को जो छाव दे सके वो वृक्ष दूसरे माननीय चौधरी जयंत सिंह जी थे। तो जब परिवारवाद इसमें कहा हो गया, हम लोग तो स्वयं उनसे अनुरोध कर रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए और उनने उस विपरीत परिस्थिति में हम लोगों का साथ टाला और हम लोगों का मार्गदर्शन किया। तो ऐसे लोग परिवारवाद का उदाहरण नहीं होते। ऐसे लोग जो होते हैं ना कहीं समाज में एक अनुपम उदाहरण होते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति का। ठीक है, धनोज कुमार जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धनोज कुमार जी कहा यह जा रहा है कि जिस राह कदम पे, जिस नक्शे कदम पे बीजेपी चल रही है उसी कदम पर बीएसपी चल रही है। ये सिर्फ परिवारवाद के लिए नहीं है, बल्कि ये कहा गया है कि बीजेपी युवाओं पे फोकस कर रही है। ठीक उसी तरीके से बीएसपी भी युवाओं पे फोकस करने की तैयारी में और कहा जा रहा है आने वाले समय में युवाओं के कंधे पर भी पार्टी का भार जो है वो डाला जा सकता है। देखिए, सबसे पहले अभी अंकुर जी ने एक बात बोला आकाश आनंद के लिए। मैंने पहले ही सत्र में कहा ना कि 2017 में उसका एंट्री हुआ, 2019 में वो स्टार प्रचारक बने, आज 2023 में उत्तराधिकारी बने, अध्यक्ष नहीं बने हैं वो। यहाँ देखिए क्या होता है, ये लोग ना बोलते बोलते कुछ भी बोल जाते हैं। अभी उत्तराधिकारी घोषित हुआ है, अध्यक्ष नहीं बना बहुजन समाज पार्टी का, समझने की जरूरत है। इन्होंने तो गलत कह रहे हैं, इन्होंने जयंत चौधरी को बेटर बना दिया और आकाश आनंद को। अरे भाई, जयंत चौधरी भी राज्यसभा सदस्य है, वो भाजपा के साथ मिलकर लोकसभा भी जीता, ठीक है। अभी ये कोई चुनाव नहीं लड़े हैं आकाश आनंद, पार्टी की बात है। पार्टी में अभी इनको उत्तराधिकारी घोषित किया है। इसका मतलब होता है कि बहुजन समाज पार्टी वाम सेब वाले लोग उनको क्लियर मैसेज दे दिया है बहन कुमार मायावती कि भाई देखो मेरे बाप यही पार्टी संभालेंगे, ठीक है। लेकिन राजनीति में स्थिति परिस्थिति बदलते रहती है। तो स्थिति सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो ये को पैनलिस्ट अभी अंकुर जी, ये थोड़ा देखिए क्या होता है कि आप महिमा मंडल करिए अपने नेता का, खूब करिए कि जैन जी ऐसे है, जैन जी वैसे है, लेकिन दूसरे को भी नीचे मत गिराइए। अभी तो आपके कहने का मतलब है अंकुर जी नीचे गिरा रहे हैं बीएसपी को, तो अभी अपनी महिमा करने के चक्कर में। अंकुर जी अभी जिस तरह, वही तो अभी इनसे बड़ी पार्टी है, अगर आप देखिएगा तो आरएलडी छोटी पार्टी है बीएसपी से। बड़ी पार्टी अभी वो राष्ट्रीय कितने विधायक है उत्तर प्रदेश में, आपके माननीय कितने विधायक है उत्तर प्रदेश में? अगर आप बड़ी छोटी की बात कर रहे हैं तो आप बताइए, हम जानना चाह रहे हैं। हो गई भाई, अरे तो भाई आपकी कार्यशैली इसके लिए जिम्मेदार है, ये बात आपकी कार्यशैली इसके लिए जिम्मेदार है भाई। आपके पार्टी में 10 सांसद है भाई मेरे, आप ये बताओ आपकी कार्यशैली इसके लिए जिम्मेदार है। आप अपनी कार्यशैली सुधार नहीं रहे, इसी तरीके की आप सही बात को बोल नहीं पा रहे हैं। अरे भाई आपके रामो करम आपके प्रवक्ता मंडल है, आपके लोकतंत्र है, आपके प्रवक्ता मंडल है, क्या हैसियत है क्या लोकतंत्र है पार्टी के सामने?
आपके पास लोकतंत्र है, आप क्या लोकतंत्र है, आप क्या प्रवक्ता मंडल है, आप किस हैसियत से डिबेट में है, आप किस हैसियत से डिबेट में, आप क्या प्रवक्ता मंडल बनाए क्या? पार्टी के सामने श्रीमान लोकदल की क्या हैसियत है? श्रीमान जी आप ये बताइए, लोकतंत्र है आप क्या? आप क्या प्रवक्ता मंडल है? आप किस हैसियत से प्रवक्ता मंडल में है? आप किस हैसियत से डिबेट में हो? आप मुझे ये बताओ। ठीक है, रतन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैडम ये क्लियर होना जरूरी है कि इनका लोकतंत्र है, क्या प्रवक्ता मंडल बना है इनका? कुमार, अरे भाई प्रवक्ता की बात नहीं हो रही है, नहीं लोकतंत्र की बात हो रही है। आप दूसरे पे आरोप लगा रहे हो, आप बसपा को बड़ा दल बता रहे हो, आप लोकतंत्र की बात कर रहे हो। मैं सुनता रहा हूँ। अरे तुम आप गलत बोल रहे हो ना, तो मैं सुनूंगा आपकी बात। आपको आप प्रवक्ता भी हैसियत से हो, आप प्रवक्ता भी हैसियत हो, प्रवक्ता मंडल है आप क्या? आप हैसियत और राजनीतिक दल की बात कर रहे हो, आप क्या प्रवक्ताओं का समूह है? आप पार्टी में कैसे आ गए डिबेट पे? पार्टी से परमिशन ली आपने? आप क्या तो बिना परमिशन भेजा नहीं जाता, आप कैसे आ गए? अरे आप बिना परमिशन कैसे आ गए भाई साहब? आप भाई साहब बिना परमिशन कैसे आ गए? परमिशन लिया है कि टर्मिनेशन हो जाएगा दानिश जैसा? क्या बात है? अरे दानिश जैसे निकाल दिए जाएंगे, आप कैसे डिबेट में आ गए भाई साहब? आप डिबेट में आए कैसे? आपने परमिशन ली और आपने परमिशन ली, अगर परमिशन नहीं लिया आपका कल दानिश जैसा हाल होगा, कह दिया जाएगा आप पार्टी के फोरम से परमिशन लिए बिना कैसे आ गए? आप परमिशन लेके आए हो, आप परमिशन लेके आए हो, आप परमिशन लेके आए हो कि कल दानिश जैसा आपका हाल होगा कि इंडिया वाइज पे आप चले कैसे गए? चले गए, चुनाव जीत के गए क्या? अरे भाई आप ये बताइए, आप ये बताइए, आप परमिशन लेके आए हो, आप परमिशन लेके आए हो, आप परमिशन लेके आए हो कि नहीं आए हो? वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है ना आप क्या? क्या है वोट प्रतिशत आपकी? आप यही बातें कर रहे हैं। आपके विधायक कितने हैं? अरे भाई वहाँ उत्तर प्रदेश में आपके विधायक कितने हैं? अरे वहाँ भी तो नेता है। उत्तर प्रदेश में आपके विधायक कितने हैं? नहीं वहाँ पर तो नेता थे, क्यों नहीं बने उस पर? आप उत्तर प्रदेश में विधायक बताओ ना अपने, आप क्या कितने प्रवक्ता हैं, आप क्या कितने विधायक हैं? आप जिस हिसाब से छटनी कर रहे हो ना अपनी पार्टी के उत्तर प्रदेश में। ठीक है धनुष जी, ठीक है अंकुर जी, ठीक है। रतन तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रतन तिवारी जी, धनुष जी 1 मिनट। रतन तिवारी जी, जब प्रवक्ता महोदय आया करे तो पूछ लिया कीजिए। ठीक है धनुष जी, ठीक है। रतन तिवारी जी बात रखिए। धनुष जी को मैं लगातार देखता हूँ, कभी भारतीय जनता पार्टी की चाटकुरता करते हैं, आज बसपा की तरफ से बैठे हुए हैं, बड़ा अच्छा लगता है। मैं किसी की तरफ से बैठता नहीं, मैं सत्य के तरफ से बैठता हूँ, और मैं सत्य के तरफ से बैठता हूँ भाई साहब। और इनको जवाब देना चाहिए। तरफ का क्या मतलब होता? इनका नेता तो मतलब धनुष जी जो कह रहे हैं कि उनके बातों में सच्चाई नहीं है। मैं श्रुति जी मैं वही तो इनसे पूछ रहा हूँ, इनको तब चिड़चिड़ाना चाहिए, तब इनको बौखलाना चाहिए जब इनके ही सांसद को लोकसभा के अंदर भाजपा के सांसद ने कटुआ कहा, मुल्ला कहा, बाहर निकल मारता हूँ, उग्रवादी आतंकवादी कह दिया, तब बसपा के लोग कहाँ छुप के बैठे थे? आज वो उसे इन्हीं की पार्टी ने निलंबित कर दिया गया और आपके चैनल पे ये प्रवचन दे रहे हैं। सवाल उन्होंने सही पूछा, वो सवाल जब सही पूछ रहे थे कि बसपा समाजवादी पार्टी के पैसाची तले 10 सीट तक पहुंची है। बसपा के एक भी विधायक उत्तर प्रदेश में नहीं है। उनकी हैसियत जनता ने भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दी और उसी भारतीय जनता पार्टी का तलवार चाटने का ये लोग काम कर रहे हैं। और पूरे देश और जनता ये जानती है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर ये तलवार नहीं चाटेंगे तो बहन कुमारी मायावती जेल के अंदर चली जाएगी, क्योंकि जो उन्होंने सम्राट अपना काला साम्राज्य बनाया है वो कैसे बनाया है? उन्होंने इस देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता की पैसों को लूटने का काम किया है। टिकट के नाम पर उन्होंने कितने पैसे उगाही किए हैं वो पूरे देश की जनता जानती है। आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी का आपकी पार्टी और अगर आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर देंगे खुल के, तो मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि आपकी नेता बहन मायावती जेल के अंदर होगी और ईडी सीबीआई की जांच कल से उनके ऊपर लागू हो जाएगी। इसके लिए आप लोग डरते हैं और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम करते हैं। उसको आयरन लेडी कहा जाता है। सोनिया किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है आयरन लेडी? आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी को कहा जाता था और पूरा देश जानता है। श्रीमती इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता था और अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है, उन्होंने नाम दिया है।
आयरन लेडी कहा गया है, बहन सोनिया मायावती गांधी को नहीं कहा गया। ने इस उत्तर प्रदेश की क्या जनता बात को लूटने करते का भाई काम साहब? किया कुछ है। नहीं बोल दो। आप बताइए ना, कुछ अपनी नहीं बोल दो। मूर्तियां बनाने का काम डर किया के लखनऊ में। सपोर्ट आज कर रहे, डर भारतीय के जनता यूज कर रहे। पार्टी के खिलाफ आप बोल दीजिए, ईडी सीबीआई की जांच लग जाएगी, बहन कुमारी मायावती जेल के अंदर होंगी। मैं आपके बड़े दावे के साथ कहता हूं। और दानिश अली के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, अरे तो भारत का जो दलित नेता ने क्या जो हाथ में कार्रवाई चुप्पी की है, पहन वो लिया भारतीय क्या? जनता पार्टी के भारत इशारे का पे हुई है। दलित, भारत हम का बोल रहे हैं दलित ना, हाथ में चूड़ी दानिश पहन अली लिया। को आपने जो निकाला है, डाल के देखो वो जेल में। नरेंद्र मोदी के इशारे डाल पे के हुआ है। देखो जेल में। अमित शाह के इशारे अरे पे उनको भारत निकाला का गया दलित है। क्या हाथ में चूड़ी मैं पहन लिया? आपको मतलब कह रतन रहा हूं तिवारी जी ना, आप ये कह रहे हैं कि बीएसपी एनडीए से मिल रही है क्या? मैं बड़े गलत दावे के आरोप साथ लगा कह रही रहा है। हूं, दानिश इनके अली को अगर नेता से निकाला बोला गया है, फाइल नेता तो है। भाजपा के इशारे आयरन पे लेडी उनको क्या निकाला बात गया है पूरे है। भारत में? भाजपा के पूरे इशारे पे भारत में दानिश आयरन अली को लेडी क्या निकाला बात गया है? है। मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं। और यह बदलाव जो है, ये भारतीय जनता खोखला पार्टी दबाव की का। बी टीम है। खोखला दबाव रतन जी आपका। हम तो बोल आयरन रहे हैं ना लेडी कि आप चलाती है, भाजपा आयरन के लेडी खिलाफ बोल के दिखाइए, करती नहीं आपके है। अंदर हिम्मत है, डंके के चोट पर बोलती है आपके वो। अंदर हिम्मत है, भाजपा के खिलाफ दिखाइए। कल अरे से कल मैं ईडी बोलता सीबीआई की सबके जांच खिलाफ होगी बोलता भाई और साहब। आपकी बहन कुमारी मैं तो मायावती चोर को जेल के अंदर चोर, होगी। डाकू को डाकू, लुटेरा को अरे लुटेरा, क्या और बोलेंगे, जो जमानत पर आपके है सांसद को उसको इतना भी गाली बोलते दिया जमानत गया, पर है। आप लोग कहाँ चिपके बैठे थे? आपकी लड़ाई कौन लड़ रहा था? कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी, पूरा विपक्ष लड़ रहा था, लेकिन बसपा के किसकी लोग लड़ाई? बिल के अंदर चिपके किसकी बैठे लड़ाई? थे। किसकी बसपा लड़ाई? के लोग बिल रतन के जी, अंदर चिपके बैठे धनोज थे। जी किसकी राजनीतिक लड़ाई? विश्लेषक है, बीएसपी के नेता नहीं मैं है, इनको जवाब गलत देता फहमी हूं। हो रही है। बसपा की किसकी वकालत कर लड़ाई? रहे स्वीटी जी। कौन बसपा सा की दलित बात का कर भला रहे कर हैं, दिया उनसे सवाल कांग्रेस चलता ने? है। अरे कौन अच्छा सा ठीक है दलित का धनोज जी, भला एक कर बात दिया? बता दीजिए, जो ये कौन दानिश सा अली के दलित को खिलाफ कांग्रेस ये ने कार्रवाई पकड़ के हुई लगा है दिया? वो कितनी सही है? आप इनसे पूछिए जरा, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। हाँ कांग्रेस पार्टी ने जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर अब तक कौन सा दलित को प्रधानमंत्री बना दिया? बिहार के एक दलित सीताराम केसरी को जानते हैं आप? उसको इन्होंने सीताराम अपमान किया केसरी को कांग्रेस जानते में। हैं? अरे भूल गए आप पार्टी के क्या? अध्यक्ष कौन था? मीरा कुमार हमने के पिताजी दलित का नाम भूल दलित गए? महिला को स्पीकर बना आप भूल दिया। गए? मीरा उनको कुमार को जानते प्रधानमंत्री हैं? बनने नहीं दिए। मीरा कुमार को जानते आपने हैं क्या? बिहार के दलित को देश मीरा का कुमार- प्रधानमंत्री बनने नहीं दिए। अरे और भैया, कांग्रेस की बात मीरा करते कुमार हैं को जानते हैं? आपके बिहार अरे की कौन थी, जानते हैं? हम हमने नहीं जानते लोकसभा क्या? स्पीकर बना दिया। आप अरे सीताराम मैं केसरी उनके को बाप की जानते बात कर रहा हैं? हूँ। मैं उनके पिताजी की बात कर रहा हूँ भाई साहब। मैं उनके मैं पिताजी बाबू की बात जगजीवन कर रहा राम की हूँ। बात कर रहा हूँ। पार्टी के अध्यक्ष बाबू रहे, सेंट्रल जगजीवन राम की मिनिस्टर बात रहे। कर रहा हूँ मैं। उनको उनकी प्रधानमंत्री क्यों पुत्री नहीं को बना? हमने मैं स्पीकर पूछ बनाने रहा का हूँ। काम किया, राष्ट्रपति का पूरे चुनाव भारत लड़ाने का का दलित काम पूछ किया। रहा, बिहार का दलित पूछ रहा। हम बिहार की बाबू बात करते जगजीवन राम को हैं। क्यों मीरा नहीं कुमार बनाया? को हमने राष्ट्रपति का प्रत्याशी तक बना दिया, हमने स्पीकर उनको लोकसभा में बनाया। आप कैसी बातें करते हैं सनोज जी? बाबू हमने जगजीवन दलितों का राम की सम्मान बात किया, हो हमने रही है। महिलाओं का अरे सम्मान किया, बाबू हमने जगजीवन किसानों का राम- सम्मान किया, और आपको नाम कांग्रेस याद है? पार्टी सभी धर्म ठीक है रतन जी, याद है? ठीक है धनोज जी, ठीक है अंकुर जी, आऊंगी मैं आपके पास। राजेश सिंह बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी देखिए, ये लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि जितनी संलिप्त ये तमाम पार्टियां हैं, आरजेडी हो, आरएलटी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, उतनी ही परिवारवाद में आगे बीजेपी भी निकलती हुई नजर आ रही है। जवाब दीजिए। नहीं, देखिए स्वीटी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी स्वीटी जी देखिए, तुष्टीकरण, जातिवाद और परिवारवाद का अगर कोई खात्मा कर सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तो ये जो चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये लोग तो जो हमारे जो गरीब जनता है ना, वो ठग करके उनके जेबों से जो पैसा चुरा करके अपने अपने तिजोरियों में बंद किए हैं, तो अब उनको ये डर सता रहा है कि भाई हम किसी न किसी को जो है, किसी के साथ हम मिले यार, किसको अपना उत्तराधिकारी चुने, और इसलिए वो परिवारवाद किसने पैसा चुरा के अपनी तिजोरियों में भरा है? अरे भाई कांग्रेस का देखे भी आपने देखा नहीं क्या कि 150 करोड़ से अधिक जो है कैश बरामद हुआ? अभी आपने झारखंड में नहीं देखा कांग्रेस के सांसद पैसा पकड़ा गया था, तो पैसा पकड़ा गया। तो ये आप ये समझिए तोमर के लड़के ने 500 कि करोड़ की डील करा था। तुष्टीकरण, जातिवाद, परिवारवाद और ये जो भ्रष्टाचार की राजनीति है इसके ऊपर उठ चुकी है। अब देश में केवल मोदी जी की गारंटी चलती है, बाकी अब कौन किसी सी परिवार गारंटी? की गारंटी या महंगाई की किसी गारंटी, तुष्टीकरण की बेरोजगारी राजनीति की करने वालों अंकुर की जी भी गारंटी मुस्कुरा रहे 15 लाख की हैं। गारंटी। खत्म हो गई मोदी जी की है। गारंटी के नाम पे अच्छे दिन की अंकुर जी भी गारंटी। मुस्कुरा रहे हैं। अब देश में केवल अभी आपने देखा ना कि 3 स्टेटों में भी आपने देखा कि हैट्रिक आया है। रतन जी भी 500 करोड़ के बारे में कुछ बात कह रहे थे। रतन जी 2024 के चुनाव में नरेंद्र भी सिंह तोमर के पुत्र ने, उसका वीडियो वायरल हुआ, उसकी गारंटी बताएगी नहीं। ये राजेश जी। कर्नाटक में इनके पुत्र के पास करोड़ रुपए पकड़े गए, उसकी गारंटी नहीं बताएंगे। हाँ किसकी रुकिए, उसका गारंटी जवाब ले करते लेती हूँ। हैं? राजेश जी
अरे अरे स्वीटी जी, ये जो ठगों के महाठगबंधन, ये जो घमंडिया गठबंधन ये लोग बनाए हैं, ये बनाए ही इसलिए हैं क्योंकि इनका एक फेल हो गया। एक यूपीए ब्रांड बना करके इन लोगों ने लूटपाट किया। अरे झूठो, और अब जब देखा कि अब ये यूपीए ब्रांड फेल हो गया तो नई कंपनी लेके आए ठगों का एक गठबंधन है, महा इंडिया का, एक आप इंडिया का महागठबंधन है। और ये महागठबंधन के तहत अपने अपने परिवार को बचाने की और तुष्टीकरण जातिवाद की राजनीति और जो ये पैसा जनता का लूट करके काली कमाई अपने जेबों में भरे ना, उसको बचाने की मुहिम है। ठीक है अंकुर जी, फटाफट जवाब दे दीजिए। मैम देखिए, अगर मैं बोलूं तो कोई इंटरप्ट ना करे, लेकिन एक बड़ी मजेदार बात है। आप देखिए कि इनने का मोदी जी की गारंटी, पंजाब में मोदी जी की गारंटी फेल है, दिल्ली में मोदी जी की गारंटी फेल है, कर्नाटका में मोदी जी की गारंटी फेल है, तेलंगाना में मोदी जी की गारंटी फेल है, लेकिन भाई जहाँ जीत गए वहां मोदी जी की गारंटी। लेकिन छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में फिर भी मोदी जी की गारंटी ही आई है वापस। जहाँ पे फेल हो गए वहां मोदी जी की गारंटी जो है एक्सपायर डेटेड हो गई है, बाकी जगह उनकी गारंटी चल रही है। ठीक है, वेरी गुड। अब दूसरी बात आती है, आपके चैनल की डिबेट में एक बड़ा आनंददायक माजरा आया है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि महोदय आए, एक प्रतिनिधि महोदय जो पहले जुड़े थे वो छोड़ के डिबेट चले गए, दूसरे प्रतिनिधि महोदय आए, लेकिन दोनों की एक सिमिलरिटी ये रही कि दोनों ने बहुजन समाज पार्टी के ऊपर कोई एलिगेशन या कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए और बसपा वालों ने भाजपा कुछ नहीं कहा। इससे साबित होता है कि बसपा तो आज की डेट में बीजेपी की बी टीम हो चुकी है। ऐसा है क्या राजेश जी? नहीं, बसपा की जो स्थिति है भाई, परिवारवाद को लेकर बात चल रही है, बीजेपी से कोई बात ही नहीं आ रही है। भैया तो हमसे जवाब ले लीजिए या तो इन्हीं को। नहीं अंकुर जी, जवाब ले लेते हैं, फिर आगे डिबेट आगे बढ़ाएंगे। हाँ स्वीटी जी, हम कोई ना हमारा बी टीम न, हम किसी के बी टीम है। ये भारतीय जनता पार्टी देश की ये टीम है और ये देश की जनता कह रही है कि भाजपा को लाओ और देश बचाओ, और भाजपा लगातार हैट्रिक मारने वाली है 2024 में। और ये जो महोदय भी बोल रहे हैं एनडीए भाई, इनका तो सब उजागर हो रहा है ना। अब जनता इनकी बात को सुनने वाली नहीं है, तो बहुत हल्ला मचा है छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में बहुत हल्ला मचा है। लेकिन जनता जानती है, छत्तीसगढ़ में जनता ने देखा, राजस्थान में नहीं देखा। महिलाओं के प्रति अपराध में ये नंबर 1 हो गए राजस्थान में, और उसके बाद छत्तीसगढ़ में देखा कि भगवान के नाम पे महादेव घोटाला कर दिए। तो जनता अंकुर जी कह रहे हैं मोदी जी की गारंटी दिख गई है, कर्नाटक, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। अरे स्वीटी जी, इनको ये नहीं मालूम है कि साउथ में हमारे 28 सांसद हैं, इनके 27 सांसद हैं। साउथ एक कहीं भी है हमसे 20 नहीं है, हर जगह मोदी जी गारंटी इनसे 20 है। मोदी जी को 140 करोड़ देशवासियों ने चुन करके भेजा है और 2024 में चुनने वाले हैं। और आप देखिएगा कि 2019 में हम 2024 में 2019 का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं स्वीटी जी। तो ये लोग ऐसे ही हो हल्ला मचाते रहे, इनको आपस में इनमें नहीं पड़ रहा है। अभी आपने देखा कि समाजवादी पार्टी को किस प्रकार दुष्काल करके कांग्रेसी लोगों ने भगाया। अब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कर रही है, हम 2 सीट देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं देंगे। तो ये तो हर जगह। राजेश जी मुझे एक बात बताइए, ये टॉपिक चुनाव नहीं था, टॉपिक तो परिवारवाद था। आप किस बिना पे कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा परिवारवाद कांग्रेस के अंदर ही है? अरे देखिए स्वीटी जी, देखा जाता है कि जो पावर होता है, आप भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं कर सकती हैं कि भाई इस समय हमारे आदरणीय जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, ये कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये देखा जाता है कि अगर कांग्रेस में कोई भी अध्यक्ष हो, लेकिन पूरा पावर किसके पास रहता है? जब तक वो मस्तक नहीं होंगे आदरणीय सोनिया जी और राहुल जी के पैरों में, तब तक वहाँ पे अध्यक्ष का या उपाध्यक्ष का या किसी मुख्यमंत्री का कोई मतलब नहीं होता है कांग्रेस में। ऐसा है क्या रतन जी? अरे इनसे पूछिए कि कर्नाटक में जो इनके मुख्यमंत्री येदुरप्पा हैं, उनके लड़के विजेंद्र येदुरप्पा कैसे कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष बन गए। और इनसे ये भी पूछिए जो इनका घटक दल है अनुप्रिया पटेल अपना दल, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे हैं, उनके पति कैबिनेट मंत्री कैसे हैं। इनसे ये भी पूछिए जो उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संजय निषाद कैबिनेट मंत्री हैं, उनका एक पुत्र सांसद, एक पुत्र विधायक है। इनसे पूछिए इनका घटक दल शिवसेना महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी पार्टी के अध्यक्ष शिवसेना के, उनका पुत्र सांसद है। इनसे पूछिए ना कि इनके जितने घटक दल हैं सारे के सारे परिवारवाद में लिप्त हैं, इनके सारे नेता परिवारवाद में लिप्त हैं। इनसे पूछिए ना कि अमित शाह का बेटा के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी थी, जय शाह के अंदर वो बीसीसीआई सचिव बन गया। इनसे पूछिए ना कि जो बड़े बड़े इनके नेता हैं, उनके पुत्र सांसद मंत्री बनते चले जा रहे हैं, इनकी कौन सी काबिलियत थी।
हमारे यहाँ 9,000 पीसीसी डेलीगेट ने वोट देकर मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना अध्यक्ष चुना है। हमारे यहाँ लोकतंत्र से पार्टी चलती है और आपके यहाँ पे बंद कमरे में 2 लोग मिलके जेपी नड्डा को अपना अध्यक्ष चुन लेते हैं। लेकिन जहां आप जीत जाते हैं वहां बोलते हैं मोदी जी की गारंटी है, जहां आप चुनाव हार जाते हैं बोलते हैं जेपी नड्डा ने तो हरवा दिया। यही भाजपा में चल रहा है स्वीटी जी। राजेश जी, ये तो वही बात हो गई जिसका अपना घर कांच का होता है, वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। स्वीटी जी देखिए, हमारे यहाँ तो पावर चेंज होता रहता है। हमारे कभी सर्वमान्य नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, आज मोदी जी हैं, उसके बाद भी कोई होगा। हमारे यहाँ तो लोग भैया अटल जी के पास अगर कोई होता तो उनका हमारे यहाँ तो नहीं कर सकते, मोदी के पास कोई होता तो उनका पुत्र बनता है। गांधी परिवार में जब उनके पास कोई आगे पीछे है ही नहीं तो कैसे बनाएंगे? बोलते हैं, जब हम बोलते हैं तब भी स्वीटी जी बोलते हैं, इनको शांत करा दिया। झूठ कैसे बोल रहे हैं आप राजेश भाई? झूठ बोलने की क्या बात? झूठ, अरे झूठ तो आप लोगों का उजागर हो रहा है। ये बताइए ना मुझे, अटल जी के पास कोई था क्या आगे पीछे? मोदी के पास कोई है क्या आगे पीछे? योगी के पास कोई है क्या आगे पीछे? आप लोग हैं भाई, झूठ राजनाथ का पुत्र है, वो विधायक है, विमल सिंह का पुत्र है, कैसे कर सकते हैं? दूसरे को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? पुत्र है, झूठ की घटना तो आप लोग है ना, रमन सिंह का आप लोग पुत्र है, साउथ में जाते हैं। गोपीनाथ अरे जब आप पुत्री साउथ में जाते हैं तो कहते हैं ओबीसी। अरे जब उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी क्षेत्रों में या मध्य प्रदेश में राजस्थान में आते हैं तो जाति का कार्ड खेलते हैं, अगले पिछड़ों की राजनीति करते हैं। अब जब तेलंगाना में आपकी सरकार बनने जाती है तो आपको पिछड़ा दिखाई नहीं पड़ता है, आपको पिछड़ा दिखाई नहीं पड़ता है। तो बिहार के लोगों को गाली देना शुरू करते हैं कि बिहार का डीएनए खराब है, तेलंगाना का डीएनए अच्छा, आपका मुख्यमंत्री करता है। ठीक है, हमारे साथ धनोज जी भी लगातार बने हुए हैं। धनोज जी देखिए, हमने ज्यादातर यही देखा है, ठीक है धनोज जी देखिए, हमने ज्यादातर यही देखा है कि जहां जहां पार्टी जो है वो जनता से कनेक्ट होती है वहां वहां पार्टी अपना सत्ता बनाए रखती है, अपने सत्ते पे काबिज होती है। लेकिन जहां पार्टी परिवारवाद में इंक्लूड हो जाती है वो बेरोजगार हो जाती है, जनता से डिस्कनेक्ट हो जाती है। कई इसके उदाहरण है, कांग्रेस देख लीजिए, धनाधार उनका अब खत्म होते हुए नजर आ रहा है, चाहे बात समाजवादी पार्टी की जाए या फिर हम बीएसपी पे भी नजर डाल सकते हैं। जवाब दीजिए। आपने सही कहा, आपका सवाल जायज है। यही चीज समझना है कि जनता के बीच में कौन कनेक्ट कर पा रहा। आज जो चर्चा हो रही है वो आकाश आनंद को उत्तराधिकारी अपॉइंट किया, इसीलिए चुना उनको। देखिए, उसी तरह जनता को अधिकार चुनने का। अब सवाल यह उठता है कि यहाँ हमारे मित्र लोग ये सवाल करता तो अच्छा लगता कि आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी को आगे ले जाएगा या मान लीजिए दलितों के लिए कुछ कर पाएगा, पिछड़ों के लिए, शोषित पीड़ितों के लिए कुछ कर पाएगा, ओबीसी के लिए कुछ कर पाएगा, क्या है उसकी क्वालिटी, तो वहां अच्छा लगता। देखिए, रोष एक अलग चीज है, गुस्सा एक अलग चीज है। चर्चा का विषय है कि आज अगर आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो ने अपना उत्तराधिकारी चुना तो उससे बहुजन समाज पार्टी का क्या कद बढ़ेगा, यह चर्चा का विषय लगा होगा। ये अब देखने वाली बात है कि उत्तराधिकारी के तौर पर पूरे भारत में जाकर वो कितना काम कर पाते, कितना जनता से कनेक्ट कर पाते, कितना वो वोट प्रतिशत बढ़ा पाते। जो जनाधार खिसक गया है बहुजन समाज पार्टी का, जैसे भी हमारे अंकुर जी भी कह रहे थे कि एक विधायक है, मैं सब बात अपनी जगह है। अब सवाल है कि आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, पदाधिकारियों के साथ मिलकर उन चीजों को कितना आगे बढ़ा पाते जिसके लिए मायावती ने उसमें कुछ देखा है, वो उसको कारगर कर पाएंगे, उसको आगे ले जा पाएगा। ये एक सवाल है, इस सवाल का जवाब हम लोगों को मिलेगा, लेकिन अभी नहीं मिलेगा। जब वो करेगा उत्तराधिकारी के तौर पर काम, और ये जो चुनाव आ रहा 2024 में, अगर 2024 में 10 सीट से ज्यादा हो गया तो समझ लीजिए कि उनको लाना बहुजन समाज पार्टी के लिए कारगर हुआ। अगर 10 सीट से कम हो गए तो फिर लगेगा। ये आकलन का विषय है, लेकिन आज जनता तय करती है कि किसको वोट देना है। अंकुर जी, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं, ये बात सही है धनोज जी की कि जब उनको सत्तारूढ़ किया गया है या उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया गया है तो कहीं ना कहीं आकाश आनंद की जिम्मेदारी निरंतर बढ़ेगी और इस पे कोई प्रश्न चिन्ह भी नहीं लगना चाहिए। लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी होता है ना कि ये पार्टी का अपना इंटरनल प्रोसेस है।
आपने अगर हम लोगों से एक टिप्पणी पूछी है मीडिया पैनलिस्ट की हैसियत से, पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से या आम जनमानस की हैसियत से, तो भी हम यही बात कहेंगे कि ये मायावती जी का, बहन जी का अपना पर्सनल डिसीजन है। पार्टी की सुप्रीमो होने के नाते इंटरनली वो जो भी डिसीजन लेंगी वो अपने पार्टी के हितबद्ध तरीके से लेंगी। तो ऐसी स्थिति में आकाश आनंद उस फैसले पर कितना खरे उतरते या कितना खरे नहीं उतरते ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन अगर पार्टी के इंटरनल फैसलों को लेकर और भाजपा को एक आप अलग मापदंड में खड़ा कर देते और बाकी राजनीतिक दलों को आप परिवारवाद की श्रेणी में खड़ा कर देते तो उस पर आपत्ति होती है। और डिबेट की विषय वस्तु भी यही है कि परिवारवाद कहाँ है और कहाँ नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं वो परिवारवाद की श्रेणी से बाहर मान लिए जाने चाहिए, क्योंकि उनको जब जनता ने उनको स्वीकारता कर दी है और स्वीकार कर लिया है और पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में उनको लेकर कोई असंतोष या विरोध की भावना नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के आरोप लगाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एक बात आपके चैनल पर और स्पष्ट कर दूं कि भाजपा जो है ना वो जनता के फैसलों से बड़ा अपने को मानती है। इसीलिए उत्तराखंड में इनने हारे हुए को मुख्यमंत्री बना दिया है, उत्तर प्रदेश में हारे हुए व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बना दिया है, महाराष्ट्र में भी इनने सेम काम किया कि मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बनाकर इनने सत्ता की चाशनी में डुबो दिया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो जनता का मुंह चिढ़ाती है कि तुम अगर हमारे लोगों के चुनोगे नहीं ना तब भी हम उनको मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाकर ठीक है, आपका जवाब ले लेते हैं राजेश जी से। राजेश जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जनता से ऊपर अपने आप को मानती है? नहीं, देखिए स्वीटी जी, जहाँ दूसरों से उम्मीद खत्म होती है वहाँ से मोदी की गारंटी शुरू होती है। फिर मोदी की गारंटी पे आ गए आप। दिल्ली में देश में यही चल रहा है ना इस समय, देश में स्वीटी जी केवल मोदी की गारंटी ही चल रहा है, बाकी लोग सुनने वाला नहीं है। जनता जनार्दन अब ये कांग्रेस सुनना चाहती है ना, इनके घमंडिया गठबंधन हमको सुनना चाहती है। तो देश में केवल मोदी की गारंटी चल रही है और मोदी के नाम पे ही हो रहा है। भैया जब भी राजेश जी क्या ऊपर से सुनिए ना, राजेश जी क्या ऊपर से कमांड मिली है कि आप माला लेके ऐसे जपते रहो मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी? आपसे सवाल कुछ और पूछा जा रहा है, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। नहीं, मैं जवाब अंकुर जी पूछ रहे हैं कि आखिर आप जनता से ऊपर हटके अपने आप को मानते हैं, यानी कि जनता से सर्वोपरि बीजेपी है? बस वही उसी का जवाब मैं दे रहा हूँ। समझ नहीं पाए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी हम चुनावी मैदान में जाते हैं, चाहे जिस भी स्टेट में आपने देखा, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव रहा हो, चाहे राजस्थान का चुनाव रहा हो, चाहे छत्तीसगढ़ का चुनाव रहा है, जब हम चुनाव में जाते हैं तो हम मोदी जी के ही नाम पे चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि इस समय देश में केवल मोदी जी की गारंटी चली और जनता को मोदी जी पे विश्वास है। मैंने उस बात को कहा कि जब जनता जनार्दन को मोदी जी पे विश्वास है कर्नाटक में गारंटी नहीं मिल रही थी, मंत्री बनना पंजाब में गारंटी नहीं चल रही थी, मुख्यमंत्री हिमाचल में गारंटी नहीं चल रही थी, तेलंगाना में गारंटी नहीं चल रही थी। तो उसकी पैठ कितनी है, कितनी गहराई में जनता के साथ उस चीज का आकलन होता है। हमारे यहाँ एक लोकतंत्र है, हमारे यहाँ एक संगठनात्मक प्रक्रिया है। हमारे यहाँ ऐसे नहीं है कि ठीक है, चलिए अच्छा ठीक है, चलिए मोदी की गारंटी है, ठीक है, ये बात बता दीजिए कि तेलंगाना में मोदी की गारंटी कहाँ गई थी, कर्नाटक में मोदी की गारंटी कहाँ गई थी, हिमाचल प्रदेश में मोदी की गारंटी कहाँ गई थी? इस वक्त क्या मोदी की गारंटी काम नहीं आ रही थी क्या? ये गारंटी कहीं वो जो योजना है आपने बंद कर ली थी उस वक्त? अरे स्वीटी जी, तेलंगाना में हमारा सीट भी पड़ा है और 14% वोट हुआ है हमारा। अच्छा, मतलब असर वहाँ पे भी की है मोदी की गारंटी? जहाँ साउथ में, जहाँ पे हम बिल्कुल जीरो थे, वहाँ पे चुनाव दर चुनाव हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ रहा है, हमारी स्थिति भी बढ़ रही है। तो मोदी जी के गारंटी के कारण बढ़ रहा है ना। हमने और क्या रतन जी को विश्वास ही नहीं है कि मोदी की गारंटी के कारण ये सब हुआ है? रतन जी क्यों विश्वास नहीं कर पा रहे हैं आप? स्वीटी जी, कर्नाटक में इनकी प्रचंड बहुमत की सरकार थी, लेकिन मोदी की गारंटी ने कर्नाटक इनको गंवाना पड़ा। मोदी की गारंटी ने हिमाचल में इनकी सरकार थी, वो भी गंवाना पड़ा। लेकिन ये तो आप इग्नोर नहीं कर सकते ना कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, मोदी की गारंटी ने ही कांग्रेस की सरकार को ध्वस्त किया है। अरे राजस्थान में भी राजस्थान में भी हमने जीता है सबका। मोदी की गारंटी राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मोदी की गारंटी ने काम नहीं की। वहाँ पे स्थानीय चुनाव महादेव घोटाला ने काम किया, भाजपा के बाकी और राजस्थान में महिलाओं के अपना काम किया। मोदी जी जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ तो हरवाने का काम करते हैं,
लेकिन यह भाजपा के लोग अगर मोदी का नाम नहीं लेंगे तो भाजपा इनको निकाल के फेंक देगी। इनके अंदर दम हो तो जेपी नड्डा का नाम लेके दिखाएं कि जेपी नड्डा जी हमारे अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हमने सरकार बनाई है। उन्होंने बहुत मेहनत किया, वो लगातार ठीक है अंकुर जी, अंतिम प्रक्रिया इनको निकाल देगी पार्टी। देखिए, अरे क्यों निकाल देगी, हम तो नाम ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो जो असली मेहनत है, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को एस्टेब्लिश किया, आज उनको हाशिए पे डाल दिए, चाहे वो परम श्रद्धेय स्वर्गीय अटल जी हो। जी बिल्कुल, सारी पार्टी अपने अपने गुण गा रही है और सारी पार्टियां यही कह रही है कि हम परिवारवाद से नहीं आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो 2024 का चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में पार्टियां एक के बाद एक बड़ी दाव चल रही है। किसी को उत्तराधिकारी घोषित किया जा रहा है तो किसी को अपने खेमे में बुलाया जा रहा है। परिवारवाद का मसला काफी पहले से चलता आ रहा है। अब देखना होगा चुनाव आते आते तक कितना परिवारवाद आगे बढ़ता है। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।